नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास होगी फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक आपके सल्तनत काल का सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है बच्चों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक के शासकों के विरुद्ध जो है ये सारी नीतियों को क्या करता अपनाता है, ठीक है। तो एक जिस तरह से मुगल काल में औरंगजेब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह से बच्चों सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक से पूछे जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब का अग्रगामी माना जाता है उसकी नीतियों की वजह से, ठीक है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए और आज की क्लास को कंटिन्यू करते बच्चों। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए साउंड क्लियर है, आवाज हमारी क्लियर बच्चों। प्रीतम सिंह, माही, अनुराधा, सभी को हमारी तरफ से बच्चों नमस्कार। राजेश जी, क्लास कंटिन्यू हो चुकी है और फटाफट आप लोग जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। राधिका जी, जागृति, दीपशिखा, अंशु, बंटी शर्मा, नहीं कल क्लास नहीं हो पाई थी हमारी जो है, ठीक है बच्चों। चलिए आज को क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले हम देखना चाहेंगे कौन कौन सी और भी क्लासें हमारी अभी अनअकैडमी पर कंटिन्यू है। उसमें से एक क्लास हमारी बच्चों अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर होती है और ये क्लास 8 PM पर होती है, ठीक। जहां पर हमारे साथ और भी टॉप एजुकेटर्स वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम आपका नजदीक है, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है बच्चों, जो देख सकते हैं आप लोग सभी लोग जो है एक लंबा अनुभव है, ठीक। पिछले 12 वर्षों से लगातार यूपीएससी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। दो तरह की हमारी अभी दो क्लासें हमारी बच्चों स्पेशल क्लास के तौर पर चल रही हैं और ये दोनों क्लासें आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं, ठीक है। ये दोनों क्लासेज आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं। उसमें से मॉर्निंग में 10 AM पर अभी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है बच्चों। एनसीईआरटी में अभी मिडवर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, तो इस क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है और रात में 10 PM पर बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, ठीक। तो अभी पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर चल रहा है। पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन बच्चों यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए, इसके अतिरिक्त अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते बच्चों, चूंकि आपको पता है सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए अगर कंप्लीट तैयारी आपको करना है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हमारा कंप्लीट है बच्चों। आर्ट एंड कल्चर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास बच्चों, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास 25 से, नॉट 24, 25, एक दिन इसे पोस्टपोन किया हूं। 25 से ये न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। न्यू और फ्रेश बैच वर्ल्ड हिस्ट्री के बच्चों, न्यू और फ्रेश बैच 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे बच्चों गाइडेंस में आप वर्क करना चाहते हैं, आप फटाफट जो है प्लस प्लेटफॉर्म के कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। कौन से कोर्सेज आपको परचेज करने हैं? उसमें दो तरह के कोर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक, ठीक है। देखिए बच्चों, दोनों में आपको कंप्लीट तैयारी मिलती है। प्री मेंस इंटरव्यू, आपको कहीं भी किसी भी कोर्स के लिए कहीं भी अदर चार्जेस आपको नहीं देने हैं, यानी कंप्लीट, चाहे आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें या आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेते हैं, दोनों जगह पे आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। यूपीएससी के जितने भी सिलेबस हैं ऑल ओवर पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होता है, यानी आपके सब्जेक्टिव ऑप्शनल भी, जीएस भी, ऐसे भी, आंसर राइटिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक। अब प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बच्चों कि आइकॉनिक जो है, जहां पर आप अगर प्लस लेते हैं, प्लस में बच्चों आपको क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी मिलेगी। और अगर आप 2 साल का प्लस कोर्स लेते हैं, यानी 2 ईयर का प्लस कोर्स अगर आप लेते हैं, तो ये कोर्स बच्चों 10% डिस्काउंट के साथ आपको 57,600 में पड़ेगा, ठीक। और आपको ये पता है कि ये 10% डिस्काउंट इसलिए होगा क्योंकि आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव को अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप हमारे कोड को अप्लाई करेंगे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बच्चों, और साथ साथ हमसे जुड़ने का अवसर भी आपको मिलेगा, ठीक। आप हमारे गाइडेंस में वर्क कर पाओगे। 1 ईयर का 39,600। अब इससे डिफरेंट कैसे है आइकॉनिक, उसको देखिए बच्चों। आइकॉनिक में आपको क्या है कि आप अनअकैडमी के सारे एजुकेटर का बेनिफिट ले सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच अनअकैडमी प्रोवाइड करती है, एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करती है बच्चों, ठीक है।
पर्सनल कोच आपको एक गार्जियन की तरह ट्रीट करता है, यानी रेगुलर आपको टास्क देगा, उसको चेक करेगा, फीडबैक लेना, आंसर राइटिंग सिखाना, उसका मॉडल आंसर देना, ये सारा काम पर्सनल कोच करता है। तो यहाँ पर 2 ईयर का अगर आइकॉनिक कोर्स आप लेते हैं तो इसमें भी बच्चों आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 89,100 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, और 1 ईयर का 57,600 में। तो जो आपके अकॉर्डिंग जो बेटर लगे उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस या आइकॉनिक जो आपको बेटर लगे बच्चों। आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी? मेंस एग्जाम से होगी। आपकी तैयारी की शुरुआत मेंस एग्जाम से एकदम जीरो बेस हम शुरुआत करेंगे, आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कोर्स परचेज करिए और प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, क्योंकि बिना वहां पर बच्चों आपको आए कंप्लीट तैयारी आपको नहीं मिल सकती, या सभी को पता है। ये मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज एक हमने शुरू किया है, जो बच्चे 4 अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं, और ये क्लास कल आपको मिलेगी 11 AM पर, कल 11 AM, और बच्चों रात को 22 PM यानी 10 PM, ठीक है। ये आपको कल ये क्लास होगी 11 बजे और रात को 10 बजे, ठीक है। दोनों क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं कल बच्चों। ये क्लासें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होंगी। ये हमारा रेफरल कोड है। चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइव हो गए हैं बच्चों। पंकज जी, भावना कुमार जी, माहिर इचारिया, तमन्ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है किसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, ठीक है। और ये पता है आपको, ये चचेरा भाई था बच्चों। ये क्या था? चचेरा भाई था किसका? जूना खां का। ठीक, हालांकि जूना खां बड़ा भाई है, लेकिन रिश्ते में क्या है? चचेरा भाई है। इसलिए क्योंकि इनके पिता रज्जब, इनके पिता का नाम क्या था? रज्जब। इनके पिता थे बच्चों रज्जब, और रज्जब गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। इनके पिता का नाम क्या था? रज्जब, और ये रज्जब बच्चों किसके भाई थे? गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। ये गयासुद्दीन तुगलक के क्या थे? ब्रदर थे। तो इसका वजह हुआ कि यानी अगर गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यानी अगर गयासुद्दीन तुगलक का भाई है रज्जब, तो फिरोज शाह तुगलक जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का क्या लगेगा? चचेरा भाई लगेगा। इनकी माता का नाम था बच्चों बीबी जैला। इनकी मां का नाम था बीबी जैला, जो हिंदू थी। इनकी मां का नाम क्या था? बीबी जैला, जो क्या थी? हिंदू थी। अब देखिए, कहते बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो सिंध प्रांत में जहां पर मृत्यु हुई थी वहीं पर, यानी सिंध में ही, सिंध में एक क्षेत्र है थट्टा, यहीं पर इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने अपना क्या किया? गद्दी हासिल किया, यानी सिंहासन पर बैठता बच्चों। सिंध यानी सिंध में एक क्षेत्र है थट्टा, जहां पर इन्होंने क्या किया? गद्दी हासिल किया मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। ठीक, अब देखिए कहीं न कहीं वंशानुगत परंपरा जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसमें एक बदलाव दिख गया। यहां पर बदलाव दिख रहा है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, जिसकी वजह से यहां पर बच्चों कहा जाता है नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी, जो सूफी संत थे, नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी के नेतृत्व में फिरोज शाह तुगलक को क्या चुना गया? सुल्तान चुना गया। ठीक, हालांकि इसमें अमीरों का भी सहयोग था। अमीर इसलिए सहयोग कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक की तरफ बच्चों, क्योंकि अमीर और उलेमा वर्ग खास तौर से मोहम्मद बिन तुगलक से क्या था? नाराज था। इवन माना जाता है कि सैनिक वर्ग भी मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज था, और वो नाराजगी इस वजह से थी क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कट्टर इस्लामिक परंपरा का अनुसरण न करके उसने योग्यता को पैरामीटर दिया, और कहीं न कहीं जो तुर्कों का वंशानुगत शासन चल रहा था, यानी जिन पदों पर तुर्कों ने अपना वंशानुगत अधिकार मान लिया था, उसे बदल देता है और योग्यता को पैरामीटर बनाकर हिंदुओं को या अन्य व्यापारियों या मध्य एशिया के मुसलमानों को भी वो शासन में क्या करता? शामिल कर देता है, जिसकी वजह से अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और सैनिक वर्ग क्या है? नाराज है। तो यहां पर अमीर वर्ग को सहयोग मिला किसका? किसको? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक, अब जब
फिरोज शाह तुगलक अमीरों के सहयोग से या नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के सहयोग से अगर सत्ता में आया तो इसका यह अधिकार बनता है कि ये कहीं न कहीं अपने आप को एक कट्टर मुसलमान के रूप में प्रस्तुत करे। उसके दो कारण हैं, एक तो कट्टर इस्लामिक मुसलमानों के सहयोग से सत्ता में आया, दूसरा इसका कारण यह है कि ये एक हिंदू मां से पैदा हुआ है, तो इसे एक सच्चा मुसलमान भी अपने आप को क्या करना है, साबित करना। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको एक सच्चे मुसलमान के रूप में भी अपने को साबित करना है, और साथ साथ जो है, साथ साथ बच्चों इनको क्या करना है कि माने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध जो है जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं का भी इनको क्या करना है, सम्मान करना है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा। तो अभी तुष्टीकरण की नीति क्या होती है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन पहले इनकी बेसिक परिचय, इनके नाम की चर्चा या इनके टाइटल की चर्चा हम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इनके टाइटल की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है बच्चों। कहते हैं बच्चों फिरोज शाह तुगलक, ये तो सुल्तान का नाम है, इसका मूल नाम क्या था, कमालुद्दीन फिरो। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या है, कमालुद्दीन फिरो, इनका ये मूल नाम है, ठीक। अच्छा, इनको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है, किन किन अन्य नामों से जाना जाता है बच्चों, तो इन्हें हम सल्तनत काल का जयसिंह कहते हैं, सल्तनत काल का जयसिंह इनको क्यों कहा जाता है बच्चों, आपको पता है जयसिंह राजपूत था, और जयसिंह आपको पता है टाइम घड़ी की स्थापना किया था, एक वैज्ञानिक विचारधारा का शासक था बच्चों। तो आपके फिरोज शाह तुगलक को अगर सल्तनत काल का जयसिंह कहा जा रहा है तो उसका अपना एक क्या होगा, कारण होगा, ठीक। कहा जाता है कि इनके समय मैक्सिमम भवनों का निर्माण हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय, और जयसिंह भी भवन निर्माणकर्ताओं के लिए जाना जाता है, उसने भी बहुत सारे भवनों का बच्चों क्या किया था, निर्माण किया था, और ये काम आपके फिरोज शाह तुगलक भी करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना जयसिंह ने भी किया था, आपके नक्षत्रशाला की स्थापना करने का प्रयास आपके फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था, ठीक। जलघड़ी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आप देखेंगे जयसिंह की जलघड़ी या धूप घड़ी और ये नक्षत्रशाला, ठीक, ये दोनों आज भी दिल्ली में है, जहां पर लोग धरने पर बैठते हैं। आज वर्तमान में वो क्या है, धरना प्लेस बनाया गया है, लोगों के लिए विरोध दर्ज कराने का क्या है, प्लेस है। तो चूंकि इन्होंने भी प्रयास किया था, अपनी तरफ से वैज्ञानिकता का प्रयास किया था बच्चों, निर्माण का प्रयास किया था, इसलिए इनको सल्तनत काल का जयसिंह कहा जाता है। इनका एक और बड़ा बेहतरीन नाम है बच्चों, इनको हम सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, इन्हें सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, इसका भी अपना कारण है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह अकबर ने बच्चों जनता के लिए काफी उदारता पूर्वक कार्य किए थे, उसी तरह फिरोज शाह तुगलक भी आप देखेंगे दीवाने खैरात की स्थापना करेगा, दीवाने बंदगान की स्थापना करेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना करेगा, रोजगार कार्यालय की स्थापना करेगा। लेकिन क्या वास्तव में फिरोज शाह तुगलक अकबर के योग्य है या अकबर कहे जाने के योग्य है? क्या ये नाम जो इनको दिया गया ये पूरी तरह सच है? क्या इस नाम को ये पूरी तरह चरितार्थ करता बच्चों? तो कहीं न कहीं फिरोज शाह तुगलक बच्चों यहां पर पूरी तरह से इस नाम के हकदार दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके कार्य करने और अकबर के कार्य करने में, यानी इनकी समाज सेवा और अकबर की समाज सेवा दोनों में बड़ा फर्क है। अकबर धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाकर जो है समाज सेवा करता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक जो है जो भी कार्य किया उसमें कहीं न कहीं अपने धर्म और अपने समुदाय और संप्रदाय के लिए करता है, न कि समस्त संप्रदाय या धर्म के लिए करता है बच्चों। तो इस वजह से हम इनको पूरी तरह से अकबर की उपाधि तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, चूंकि इन्होंने जनमानस के लिए ही किया,
भले ही वो मुस्लिम समुदाय ही सही, लेकिन फिर भी हम इनको सल्तनत काल का अकबर कह सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों कहा जाता है कि इन्हें सिकंदर लोदी और औरंगजेब की नीतियों का अग्रगामी माना जाता है। सिकंदर लोदी जो अभी लोदी वंश में आता है, सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब की नीतियों का अग्रगामी। ठीक, यानी जिस तरह की कट्टर नीति इन्होंने अपनाया सल्तनत काल में बच्चों, उसी तरह की कट्टर नीति आगे चलकर लोदी वंश में सिकंदर लोदी अपनाएगा और औरंगजेब अपनाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कट्टर नीति अपनाते हैं, आइए जरा उसी की चर्चा करते हैं बच्चों, और यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक, यहीं से क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कट्टर नीति अपनाया। ठीक है, और इन्होंने किस तरह की नीतियों का अनुसरण किया। तो यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें। कुमार अमृत जी, विकास, ठीक है, चलिए साक्षी, तमन्ना, प्रतिमा, चलिए बच्चों फटाफट आप लोग क्लास में लाइव हो जाइए। कीर्ति राय, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक की नीति। फिरोज शाह तुगलक की नीति। ठीक, तो बच्चों आपको पता है फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू मां से पैदा हुए थे, ये हिंदू मां से पैदा हुए थे। ठीक, और इनको अपने आप को एक कट्टर और सच्चा मुसलमान साबित करना था। ठीक, दो कारण थे इसके लिए। देखिए कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई बच्चों, तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति। ठीक, और इस नीति को अपनाने का दो कारण था, एक हिंदू मां से जन्म लेना, पहला कारण है हिंदू मां से जन्म लेना बच्चों, और दूसरा कारण क्या है, उलेमा एवं अमीरों के सहयोग से गद्दी हासिल करना, उलेमा एवं अमीर वर्ग के सहयोग से गद्दी हासिल करना, उलेमा एवं अमीर वर्ग के सहयोग से, उलेमा एवं अमीर वर्ग के सहयोग से सिंहासन प्राप्त करना। ये दो चीजें इनको मजबूर कर दी बच्चों, जिसकी वजह से इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति का मतलब है कि इसके पूर्व का शासक कौन था बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके पूर्व का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तुष्टीकरण की नीति का मतलब है कि यहां पर फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, यानी कट्टर मुस्लिम समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध नीतियों का अनुसरण किया। यानी जिस नीति का अनुसरण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था अपने शासन के दौरान, उसके जस्ट एकदम अपोजिट नीतियों का अनुसरण करता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कट्टर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना और उनके सहयोग से सत्ता को स्थायित्व प्रदान करना। ठीक,
तो जिसके लिए इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक की सारी नीतियों को क्या करता, बदल देता है, क्योंकि इसको पता था कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से उस समय का जो उलेमा वर्ग या अमीर वर्ग या कट्टर मुस्लिम समुदाय जो है वो पूरी तरह से क्या है, नाराज था मोहम्मद बिन तुगलक से। और इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, एमबीटी के विरुद्ध जो है जाकर बच्चों उसने क्या किया, तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, उसने तुष्टीकरण की नीति का बच्चों क्या किया, अनुसरण किया। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहला काम इसके लिए क्या करता बच्चों, माने कौन कौन सी एमबीटी की नीतियों का उल्लंघन करता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध जाकर उसकी नीतियों को परिवर्तित कर देता है। तो कौन कौन से ऐसे डिसीजन या निर्णय थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो कौन कौन से ये डिसीजन लेता है, एफएसटी माने फिरोज शाह तुगलक के निर्णय, एफएसटी के निर्णय। ठीक है बच्चों, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बच्चों, आपको पता होगा कल क्लास नहीं ले पाए थे हम। ठीक है, लेकिन आज भी शायद ये क्लास छूट जाती, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर गया हुआ था बच्चों, अभी लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूं ड्राइव करके, लेकिन क्लास लेना जरूरी था, क्लास के 10 मिनट पहले पहुंचा हूं। तो कमिटमेंट होना चाहिए बच्चों, और एक दिन क्लास गैप हुआ, आपकी संख्या आधे से भी कम हो गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए तो एफएसटी ने कौन कौन से निर्णय लिया, इसकी चर्चा हम करते हैं। उसमें पहला निर्णय ये था बच्चों, पहला निर्णय ये है कि फिरोज शाह तुगलक ये जानता था कि जो अमीर वर्ग और सैनिक वर्ग है, अमीर वर्ग एवं सैनिक वर्ग, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक से क्या थे, नाराज थे। इनका सहयोग लेने के लिए अमीर वर्ग सैनिक वर्ग के पदों को वंशानुगत कर देता है, के पदों को वंशानुगत कर देता है। ठीक है, यानी अब कोई एक बार अगर सैनिक बन गया तो आने वाली उसकी पीढ़ियां उस पद को क्या करेंगी, धारण करेंगी। यानी इसने योग्यता के पैरामीटर को हटाकर क्या किया बच्चों, पद को वंशानुगत कर दिया। यानी अब कहीं न कहीं तुगलक वंश के पतन की नींव भी यहीं पड़ गई बच्चों। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में योग्य राजवंश का उदय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आने वाले समय में योग्य राजवंश का उदय नहीं हो सकता, या तुगलक वंश मजबूती से अपनी सत्ता को संचालित नहीं कर सकता है। इनका पतन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुनिश्चित। सीधी सी बात है बच्चों, ये जरूरी थोड़ी ना कि एक आईएएस के बेटे में आईएएस का गुण हो, क्योंकि अगर योग्यता को आप प्रशासन के पैरामीटर से हटा देंगे तो जो आपका प्रशासन या शासन होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, विकलांग होगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद उसमें कहीं न कहीं बच्चों भ्रष्टाचार पनपेगा, क्योंकि जब आप किसी भी पद को अस्थायी मान लेते हो तो आप स्वच्छंद रूप से कार्य करना शुरू करते हैं, और स्वच्छंदता जो है आपके उत्तरदायित्व को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं, अराजकता की संभावनाएं बच्चों क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, पद को वंशानुगत कर दिया। इन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर जो सैनिक है, इन्होंने यह भी कहा कि अगर सैनिक अनुपस्थित है तो सैनिक के स्थान पर, अगर मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से या किसी कारणवश सैनिक अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर उनका भाई, उसका दास, उसका रिश्तेदार, कोई भी आकर जो है अपनी हाजिरी दर्ज कर सकता है। अब आप सोचिए, इसका मतलब कि योग्यता का मायने फिरोज शाह तुगलक के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। इन्होंने कहा कि अगर सैनिक अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उसका छोटा भाई हो या उसका दास हो या उसका रिश्तेदार हो, कोई भी आकर उसके कार्य को कर सकता है। इसका मतलब कि योग्यता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सैनिक अनुपस्थित हो तो रिश्तेदार, भाई, दास, कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता बच्चों। इसके बाद इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने वेतन को लगान से देना शुरू किया। वेतन को लगान से देना शुरू किया। इन्होंने वेतन को लगान से देना शुरू किया। ठीक। और इसे क्या कहा गया? इतलाकनामा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इतलाकनामा कहते हैं। इतलाकनामा कहा जाता है। ठीक है। एक नई परंपरा को इन्होंने क्या किया? शुरू किया। दूसरा, इक्तादारी व्यवस्था को इन्होंने क्या किया? वंशानुगत कर दिया। इक्तादारी व्यवस्था को क्या किया? वंशानुगत किया। इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। अब देखिए, पूरे दिल्ली सल्तनत के संचालन की रीढ़ थी बच्चों, यही मूल बेस था। आपने इस बेस को ही क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। और जब इक्तादारी वंशानुगत हो गई बच्चों, तो आने वाले समय में राज्य के विरुद्ध विद्रोह की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। आने वाले समय में आपका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब कोई भी इक्तादार ये मान लेगा कि जो इक्ता हमें मिली है हम उसके पूरी तरह से क्या है? मालिक है, आने वाली हमारी संतान उसका वारिस होगी, उसका उत्तराधिकारी होगी, तो वह इक्ता अपने उत्तरदायित्व को राज्य के प्रति पूरी तरह से निर्वहन नहीं करेगा बच्चों। और यही वो कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे तुगलक वंश धीरे धीरे क्या होने लगेगा? पतन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक। और जिसकी वजह से बच्चों इनके प्रशासन में भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार की क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रशासन में भ्रष्टाचार की वृद्धि तो होगी ही होगी। कहा जाता है बच्चों ये ऐसे बादशाह थे जिन्होंने स्वयं को क्या किया? प्रमोट किया भ्रष्टाचार के लिए। कहा जाता है कि इन्होंने एक सैनिक को स्वयं घूस दिया था। अब आप सोचिए कि जब एक बादशाह जो है भ्रष्टाचार को प्रमोट करे, तो उस साम्राज्य के जो ब्यूरोक्रेसी है या जो सैनिक है वो किस तरह की विचारधारा का अनुसरण करेंगे बच्चों? तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासन कर रहा था जैसे लगता था कि वही तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत या तुगलक वंश की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वही हाल थी बच्चों जैसे फ्रांस के लुई 16वां ने जब अपने वित्त मंत्री से पूछा कि जनाब मुझे केवल इतना बता दो कि क्या फ्रांस के राजकोष में इतनी संपत्ति है कि हमारी आने वाली जनरेशन या हम जो है बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? तो वित्त मंत्री ने कहा जनाब इतना धन है कि आपका पूरा परिवार जो है कई पीढ़ियों तक विलासितापूर्ण जीवन जी सकता है। उस राजा ने यह नहीं समझ पाया कि वित्त मंत्री ने राज परिवार के संदर्भ में कहा। उसने ये नहीं कहा कि इतना धन है कि फ्रांस जो है कई पीढ़ियों तक बेहतर जिंदगी जी सकता। उसने कहा कि राज परिवार केवल जी सकता है। अगर वहां पर वो समझ गया होता तो शायद फ्रांस में क्रांति ना होती। लेकिन यहां पर फिरोज शाह तुगलक भी उस तरह से संचालन कर रहा था जैसे यह लग रहा था कि सत्ता का अंतिम बादशाह है ये, तुगलक वंश का अंतिम बादशाह है ये। इस तरह से इन्होंने शासन को संचालित करने का क्या किया बच्चों? प्रयास किया। इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने जनता के कर के बोझ को क्या किया? खत्म कर दिया। शरीयत के विरुद्ध जितने भी कर थे, शरीयत के विरुद्ध, अभी मैं इनका एक चरित्र आपको बता रहा हूं, अभी दूसरा चरित्र मैंने नहीं बताया बच्चों। अभी केवल मैं इनके उस चरित्र की चर्चा कर रहा हूं जिसमें इन्होंने अपने आप को क्या किया? इस्लाम का या मुसलमानों का एक प्रबल समर्थक दिखाने की कोशिश किया। अभी मैं इनकी सृजनात्मकता का उल्लेख नहीं कर रहा। हाँ, इन्होंने जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं जिसके द्वारा इन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन मुसलमान या बेहतरीन इस्लामिक घोषित करने का प्रयास किया। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह है, सुल्तान है बच्चों, जिसने दिल्ली को एक इस्लामिक स्टेट बनाया, जिसने दिल्ली को एक इस्लामिक राज्य घोषित किया।
इसके पहले इल्तुतमिश के संदर्भ में भी कहा जाता है कि इल्तुतमिश पर जब उस समय के कट्टर मुसलमानों ने दबाव बनाया कि क्यों न इसको एक इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया जाए, तो उसने कहा कि इसे दारुल हर्ब नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहां बहुमत हिंदुओं का है, और ऐसे राज्य में जहां बहुमत किसी अन्य संप्रदाय का है उसे हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकते, यानी दारुल हर्ब नहीं बना सकते बच्चों। लेकिन यहां पर फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत को एक इस्लामिक स्टेट बनाता है, यानी इनका मतलब सिर्फ जो है अपने समुदाय और वर्ग से था बच्चों, किसी अन्य समुदाय या वर्ग से इनका कोई तात्पर्य या संबंध नहीं था। और इन्होंने क्या किया कि शरीयत के विरुद्ध 24 कर थे, 24 टैक्स, 24 करों को इन्होंने क्या किया, माफ कर दिया। 24 करों को क्या किया, माफ कर दिया। 24 करों को बच्चों इन्होंने क्या किया, माफ कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त इन्होंने और कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो इस्लाम विरुद्ध था या अपने आप को यह सच्चा मुसलमान घोषित करने का प्रयास किए, कौन कौन से ऐसे और कार्य थे, आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक को बच्चों सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी माना जाता है। क्यों? इन्हें सिकंदर लोदी या जिंदा पीर मतलब औरंगजेब का अग्रगामी क्यों माना जाता है? अग्रगामी क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? सिकंदर लोदी जिंदा पीर का अग्रगामी क्यों कहते हैं, उसके कई कारण। पहला कारण बच्चों, ये फर्स्टी फिरोज शाह तुगलक औरतों को मजारों पर जाने से क्या करता है, प्रतिबंधित कर देता है। औरतों को मजारों पर जाने से क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। और यही काम औरंगजेब और सिकंदर लोदी भी आगे चलकर करेंगे। यह फर्स्टी औरतों को मजारों पर जाने से प्रतिबंधित करता है, जाने से प्रतिबंधित किया। क्यों किया? क्योंकि मजार जो होती है वो एक सार्वजनिक प्लेस होता बच्चों, ठीक है। और ऐसे में अगर ये यहां पर गई तो बच्चों कहीं न कहीं ये किसी की कामुकता का शिकार होंगी, ठीक है। तो कामुकता का शिकार न होने पाए, ठीक है, इसलिए यह औरतों का मजारों पे जाना क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा भित्ति चित्रों, दीवालों पर भित्ति चित्र, दीवालों पर भित्ति माने दीवाल, दीवालों पर भित्ति चित्र एवं रेशमी वस्त्रों पर मानव के चित्र, रेशमी वस्त्रों पर मानव के चित्र, यानी जिन चीजों की आपके शरीयत में अनुमति नहीं थी, रेशमी वस्त्रों पर मानव का चित्र, शरीयत इसकी अनुमति नहीं देता है, रेशमी वस्त्रों पर मानव का चित्र, ठीक। इसके अतिरिक्त बच्चों सोने चांदी के बर्तनों में भोजन प्रतिबंधित करना, सोने चांदी के बर्तन का उपयोग प्रतिबंधित करना, यानी जिन जिन बातों का आपके शरीयत में अनुमति नहीं थी उसको क्या करता है, प्रतिबंधित कर देता है, उसको क्या करता बच्चों, प्रतिबंधित कर देता है। तो इन बातों को इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, जिसकी वजह से ये फर्स्टी को हम सिकंदर लोदी और औरंगजेब का बच्चों क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं, ठीक है।
हम इन औरंगजेब का क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? शिवशंकर गुप्ता, पायल सेन, मजार मतलब होता बच्चों जहां पर लोगों को दफनाते हैं किसी जगह पे। ठीक है बच्चों, और कोई कुछ पूछना चाहता है? धन्यवाद शैलेंद्र जी इसके लिए। बच्चों आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बीच बीच में कम से कम आप क्वेश्चन अपना डाल दिया करें, तो हमें देख के उसका आंसर कर दूंगा। अशिकांत, अंजलि, बच्चों 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूं। ठीक है, बहुत थकावट है लेकिन फिर भी क्लास आपकी ले रहा हूं। और हाँ, एक सूचना भी आपको दे दूं मैं बच्चों, अभी मैं आपकी जैसे अभी 42 हो रहा है, आपकी 8:50 पर कोई बच्चा जाएगा नहीं। 8:50 पर एक एमएसक्यू आपका लूंगा बच्चों। ठीक है, 8:50 पर एक एमएसक्यू होगा और एक आपका 10 PM पर। ठीक है, और वो भी यूट्यूब पर ही होगा, ध्यान सुनिए। 10 PM पर बच्चों, 10 PM पर एक एमएसक्यू होगा और एक 11 PM पर। आज आपका टेस्ट शेड्यूल है। ठीक है, तो सभी को टेस्ट देना बच्चों। एक 10 PM पर, नेट 10 PM पर। ठीक है, और एक 11 PM पर, और एक अभी क्लास के तुरंत 2 मिनट का केवल ब्रेक लेंगे। किसी को जाने की जरूरत नहीं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो 2 मिनट की ब्रेक के बाद, 2 मिनट की ब्रेक के बाद हम आपकी क्लास लेंगे बच्चों। ठीक है, भित्ति मतलब दीवाल होता है। ठीक है, देखो शिवशंकर, आप लोग यही गलती करते हो। पढ़ा मैं अभी फिरोज शाह तुगलक रहा हूं और पूछ शेरशाह को रहे हो। आप लोग सिविल के विद्यार्थी हो, कम से कम जो टॉपिक पढ़ाया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। शरीयत बच्चों कुरान का अनुवाद है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये क्लासें मिस नहीं करना, ये क्लासें आज ही होनी है। और कैसे होनी है आपको मैं बार बार बता चुका हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना है बच्चों। डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे टेस्ट आता है, उस टेस्ट पे जाकर आपको ज्वाइन करना। बस ज्वाइन करने के लिए हम एक कोड आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको आपको उसमें डाल के फिर से क्लास पे आना है। आइए देखिए, अब हम थोड़ा सा इनके विषय में बच्चों अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कहते फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी बच्चों। मुगल बादशाह में कौन ऐसा बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? अब आइए अब हम इनके निर्माण की तरफ आते बच्चों। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 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 बच्चों स्वयं की अपनी क्या किया, आत्मकथा लिखी? और वो बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाहों में ऐसा बादशाह था जिसने अपनी क्या किया, आत्मकथा लिखा। और दिल्ली सल्तनत में ऐसा बादशाह बच्चों यफस्टी है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिस किताब का नाम है फतुहात फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा है, फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना, फतुहात ए फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा बच्चों, जो किस भाषा में है? फारसी। किस भाषा में है? फारसी में है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं ये बात कहा है, इसने स्वयं अपनी आत्मकथा में कहा है कि मैंने मिस्र के खलीफा से 2 बार खिलियत प्राप्त किया। इसने स्वयं कहा है कि मैंने मिस्र के खलीफा से 2 बार खिलियत प्राप्त किया। खिलियत माने नियुक्ति पत्र। इसका मतलब कि इसने अपनी निष्ठा जो है वो खलीफा में दिखाई। खलीफा क्या होता है? धर्मगुरु होता है। पैगंबर के बाद इस्लाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद उसी का है। तो खलीफा में अपनी पूरी निष्ठा दिखाता है। इसका मतलब हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति से जो अलग किया था बच्चों, उस चीज को मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? समाप्त कर देता है और धर्म और राजनीति के एक गहरे संबंध को फिर से स्थापित कर देता है। यानी फिर से राजनीति पर धर्म को प्रभावी बना देता है और स्वयं कहता है कि मैंने 2 बार मिस्र के खलीफा से खिलियत प्राप्त किया। और उसने सैयद उस सलातीन की उपाधि दिया। खलीफा ने इनको कौन सी उपाधि दिया? सैयद उस सलातीन। सैयद उस सलातीन।
सैयद उस सलातीन की क्या किया, उपाधि दिया। कौन सी उपाधि दिया बच्चों, सैयद उस सलातीन की उपाधि दिया। ये कौन कहता है, ये स्वयं कहता है फिरोज शाह तुगलक कहता है, ये स्वयं बच्चों फिरोज शाह तुगलक कहता है। और फिरोज शाह तुगलक कहता है कि मैंने अपने स्वयं जो है संपूर्ण राज्य की भूमि, संपूर्ण राज्य की भूमि मतलब राजकीय भूमि, राजकीय भूमि को क्या कहते हैं, खालिशा भूमि। राजकीय भूमि को क्या कहा जाता है बच्चों, खालिशा भूमि। राजकीय भूमि को क्या कहते हैं, खालिशा भूमि कहा जाता है। और यह कहता है कि मैंने अपने राज्य की समस्त भूमि का वार्षिक आय निर्धारित किया है। इसने पहली बार अपने राज्य की आय का सर्वे कराया कि हमारे राज्य की समस्त भूमि से हमें कितनी आय प्राप्त होती है। तो इसे पता चला कि हमारे राज्य की समस्त आय 6,75,00,000 टंका है। इसके राज्य की समस्त आय कितनी थी, 6,75,00,000 टंका। आपको पता बच्चों, जब इनके निर्माण कार्य को आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे बच्चों कि इन्होंने एक तरफ भले ही 24 करों को समाप्त किया, लेकिन नहरों का निर्माण करने वाला बादशाह है ये, और नहरों पर हक सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाएगा। तो देखिए आज यहीं तक रखेंगे। अब आपका एमएसक्यू में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का निर्माण कार्य शुरू करूंगा जब, तो आपको दीवाने बंदगान, ठीक, आपको दीवाने खैरात, आपको पीडब्ल्यूडी विभाग, ये नहरों और शहरों का निर्माण, ये सारा कार्य मुझे बताना पड़ेगा, जो काफी लंबा है। तो इसको कल की क्लास के लिए रखते हैं। 2 मिनट आपको केवल वेट करना बच्चों, मात्र 2 मिनट, और फटाफट जो है हम एमएसक्यू करेंगे, ठीक है। केवल आपको 2 मिनट वेट करना है। बच्चों अभी क्लास ये क्रिएट नहीं हो पा रही है। हम 10 बजे की क्लास में नेट 10 बजे क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जो है 10 बजे की क्लास में शामिल हो जाएं, ठीक है। 1 घंटे बाद एमएसक्यू करते हैं 10 PM पर, 10 PM और 11 PM पर, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों क्लास जो है ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी।